जो व्यक्ति अपना आज खो देता है वह अपना कल कभी नहीं पा सकता। वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो अपने शरीर, मस्तिष्क और समय का सही उपयोग नहीं करता। अपने शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वही शत्रु एक दिन तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा इंसान होता है, क्योंकि उसके दिल में प्रेम और दया होती है। अच्छे कार्य को समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। वह व्यक्ति सबसे अधिक दुर्बल होता है जो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि बुरे मित्र आपकी प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट कर सकते हैं। अधिक धन या संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान और सम्मान। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करो जो तुमसे झूठ बोलता है। सपने देखने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करना। जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उल्लंघन करता है वह स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह खुद भी अंततः परेशानियों में फंसता है। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान और सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, जबकि अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जो समय का सम्मान करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग करना जीवन में सफलता की कुंजी है। अपने कार्यों को खुद पर और दूसरों पर लागू करने से पहले स्वयं को जानें। पहले खुद को जानना जरूरी है, तभी आप अपने फैसलों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा धन सही मित्र और समय का सदुपयोग है। सही मित्र और सही समय का उपयोग करना असल में जीवन का सबसे बड़ा धन है। शक्ति का बल हमेशा शांत स्वभाव में होता है, क्रोध में नहीं। वास्तविक ताकत शांत मन में होती है, न कि क्रोध में। किसी को अपने कर्मों के परिणामों को देखकर उसे स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता वही सच्चा महान होता है। एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचता वह महान और आदर्श होता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से बनता है। लड़ाई जारी है भाग्य से, वक्त से, अपने आप से। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। उम्मीद मत खोना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। मैं कैसे हार जाऊं तकलीफों के आगे। मेरी तरक्की की आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। जिद चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाए बैठे है। या तो नींद पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। सही फैसला लेने वाले कभी मुड़कर नहीं देखते, बस आगे बढ़ जाते हैं। किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारी भीतर की चीजों बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। दुनिया के पीछे मत भागो, अपना रास्ता खुद चुनो। किताबें और माँ बाप को बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देते। घायल तो यहां हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, पर मेरे बड़े सपने मुझे सोने की इजाजत नहीं देता। कोशिश तब तक करते रहिए जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि लोगों का सपना तुमसे मिलने का सपना बन जाए। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। जो प्रयास करना नहीं जानते उसे हर समस्या बड़ी लगती है। तू आज किताबों का दीवाना बन जा, कल ये दुनिया तेरी दीवानी होगी। जिसका कोई नहीं होता उसकी किताबें होती हैं, और जिसकी किताबें होती हैं वो किसी का नहीं होता। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए नया प्रॉब्लम होता है। शोर मत करो, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे। बस कुछ दिनों की बात है। रिजल्ट चाहे जो भी हो देखा जाएगा। मेहनत करने में कोई कमी नहीं करेंगे। शरीर टूटे तो कोई बात नहीं, माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। भविष्य और कुछ नहीं होता, आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है।
कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिर्फ किताबें पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती मेरे दोस्त, थोड़ा जिद्दी भी होना पड़ता है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर है। अकेले मेहनत जारी है, एक दिन ऐसा आएगा वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कामयाब होने के लिए, और लोग कहते हैं इसका भाग्य अच्छा था। कागज रोते नहीं, बस रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट, वक्त आपका है। चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजर दो। कोशिश तो कीजिए, कुछ तो फायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज्यादा ही होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है। बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा। अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा। काम ऐसा करो कि लोग आपको गेस्ट बनाकर नहीं, चीफ गेस्ट बनाकर बुलाए। आग लगा दो सीने में जब तक न आए लाख रुपए महीने में। खुद को ऐसा बनाओ कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस। ये दुनिया उसी को पढ़ा लिखा समझती है जिसके पास सरकारी नौकरी है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सिलेक्ट कर ले। कल का इंतजार करना बंद करो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। समय के साथ हमेशा चलते रहे, नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। एक बात की अपने मन में गांठ बांध लें, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पढ़ना कभी भी बंद न करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। प्रतिभा खाने के नामक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे, हमको हु मंच अपना बना लेंगे। अपना कार्य स्वयं करें, दूसरों पर विश्वास करोगे तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। सफलता के लिए तैयार रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित बनो। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। जो अध्ययन करता है वही जीतता है। अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें। आपकी मेहनत आपकी सफलता की गारंटी है। हार केवल उसे होती है जो लड़ना छोड़ देता है। विश्वास, संघर्ष और सफलता, यही है आपका मंत्र। सपने देखना जरूरी है लेकिन उन्हें पूरा करना जरूरी है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, न कि कमजोर। अपने असफलताओं से सीखो और फिर से प्रयास करो। सफलता हर व्यक्ति की मिठास नहीं होती, यह केवल उनके प्रयासों का परिणाम होता है। सफलता के पथ पर पहुंचने के लिए कठिनाई हमेशा परेशानी से कम होती है। हमेशा उन व्यक्तियों की सफलता होती है जो अपने मन में हमेशा अपनी उम्मीदों की तरफ चलते हैं। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। कठिनाई के पीजे से सफलता के पीजे तक पहुंचने के लिए कठिनाई हमेशा हमारे साथ होगी। सफलता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो केवल परफेक्शन और प्रयास से ही मिलती है। जीत सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार मान लें पर जीवन में हर बार उतर कर खेलें। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। यह अपार आशाओं का खेल था। मैंने इसे समझा और अपनी मेहनत से जीत का ताज अपने सिर सजाया।
सफलता का अधिकार केवल उसे मिलता है जो समस्याओं में समाधान तलाशने का हुनर जानता है। समाज के एक वर्ग ने मेरे रास्ते में अड़चनें डालने की हर संभव कोशिश की, पर अंततः इसी समाज ने मुझे सफल होने की प्रेरणा दी। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज मेरी सफलता के प्रकाश में कहीं खो गए हैं। सफलता की इस चमकदार सुबह के लिए कई रातें मैंने जाग कर गुजारी हैं और आज अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। सफलता के आंगन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने सुखों का त्याग किया और आज मेरे हर आंसू ने खुशी में नृत्य किया है। जिंदगी की रफ्तार पर ताउम्र थिरकता रहा मैं, लेकिन जब ठहरा तो सफलता के असली मायनों को समझ पाया। जीवन में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जो अडिग रहता है वही अपनी मंजिल पाता है। मेहनत करना ही पहला और सबसे जरूरी कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं। कर्म भूमि पर सफलता के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है और उन लकीरों में रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। चलते रहूंगा पथ पर, चलते चलते मंजिल का रास्ता खुद सीख जाऊंगा। या तो मंजिल हासिल होगी या फिर मैं एक बेहतरीन मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर कभी हौसले टूटने लगें तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी मंजिलें मिल जाती हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हौसले अगर बुलंद हों तो प्रतिभा को किसी मंच की जरूरत नहीं। कोई जगह न भी मिले तो हम अपना खुद का मंच बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पालना जरूरी नहीं होता। कांच के खिलौनों को हवा में उछालना भी सही नहीं। परिश्रम से हर जीत आसान होती है, क्योंकि कोई काम तकदीर के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर अपने इरादे मत बदल, क्योंकि किस्मत कभी भी करवट ले सकती है। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, लेकिन जब बनता है तो उस साम्राज्य का राजा भी आप ही होते हैं। सपने जादू से पूरे नहीं होते, उन्हें हकीकत बनाने के लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सपने सोते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की हर समस्या का समाधान आसान है, अगर इंसान सोचने को तैयार हो। लेकिन समस्या यह है कि लोग सोचने के बजाय हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उन्हें सोचना ही ना पड़े, क्योंकि सोचना सबसे मुश्किल काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप मेहनत की कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शहंशाह बनने के लिए कई बार गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कठिन परिश्रम टैलेंट को मात दे सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टैलेंटेड व्यक्ति हमेशा मेहनती इंसान को हरा पाए। खुद पर शक करके कुछ हासिल नहीं होगा। कठोर परिश्रम करो, यही एक दिन आपको वो खुशी देगा जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट दिखाते हैं और हमेशा किसी न किसी चीज से असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके मन में क्या चल रहा होता है? अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में या चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है, तो उसके साथ शांतिपूर्वक बैठकर यह पूछें कि क्या रह गया जीवन में। शायद इस सवाल का जवाब उस व्यक्ति के जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद कर सके। चिड़चिड़ापन क्यों होता है? कई बार व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता और वह भीतर ही भीतर घुटता रहता है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत या प्यार को सही मान्यता नहीं मिल रही, तो वह निराश हो जाता है। कुछ लोग अपने विचारों को खुलकर कहने में असमर्थ होते हैं, जिससे मन में घुटन होती है। जब व्यक्ति खुद को ही पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तो वह अपनी कमियों को छुपाने के लिए चिड़चिड़ा हो जाता है। समाज और परिवार की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव भी व्यक्ति को भीतर से परेशान कर सकता है। चिड़चिड़े व्यक्ति को कैसे शांत करें? अगर कोई व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा रहता है, तो उसे डांटने या टोकने के बजाय उसके साथ सहानुभूति दिखाना ज्यादा जरूरी है। कि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर प्यार से पूछें
कि क्या रह गया जीवन में? यह सवाल व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपनी परेशानियों को समझने का अवसर देता है। शांतिपूर्वक बात करें, उसकी भावनाओं को समझें और उसे खुलकर बोलने दें। ध्यान और योग अपनाने को कहें। अध्यात्म और ध्यान व्यक्ति के मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। अपेक्षाएं कम करने की सलाह दें। जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यह समझना जरूरी है। प्राकृतिक माहौल में समय बिताने के लिए कहें। प्रकृति के बीच रहने से मानसिक शांति मिलती है। जया किशोरी जी का यह अनमोल विचार हमें बताता है कि चिड़चिड़ापन किसी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। ये सिर्फ गुस्से या स्वभाव की समस्या नहीं है, बल्कि गहरे असंतोष और अधूरी भावनाओं का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे डांटने की बजाय उसकी परेशानियों को समझने का प्रयास करें। हो सकता है आपका एक सवाल क्या रह गया जीवन में उसकी पूरी दुनिया बदल दे। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां बेट फिशेस टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। अंततः थक हारकर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग्य में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत ही पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजल के रहना वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी इंतजाम करता था। वो जहां रहता था वहां अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला सडनली बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने दिखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरण, हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरण, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना,
तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरण बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से यह गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। वहीं पर दूसरा हिरण बोलता है, मुझे रंगीला के तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरणा का जब पेट भर गया तब वह वहां से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरण रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहां सूखी घास खाते पड़े हो? जाओ रंगीला के इलाके में, वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहां जाओ, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरण बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। बहुत सारी हीरोइन की टोली बन गई। फिर सब रंगीला का हालचाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर उसका कर ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।
एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। खुद को कभी किसी से कम मत समझो। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति की अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं था। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वो पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश
मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में आया, काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया। लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी जरा देर भी टिक नहीं पाई क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड्डी ढे रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी कोई रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में यह आया कि काश मैं हवा होता और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ा कर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, खास मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान, मेडिटेट करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी।
एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं, कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना, मेडिटेट करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पिला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? एक बार एक सीधा सादा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था। फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता रहता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए तैयार नहीं थीं और किसान के पास अपने खर्चा के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि कुछ रुपये और कुछ खाने का जरूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने कुछ रुपये किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान सभी सामान को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने लायक हो गईं और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले में सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तोलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी 20 किलो हैं। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाजा किया। सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा कि सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटे पर तोल लेता हूं और अगर कम वजन हुआ तो 2 गुने पैसे लूंगा। किसान अपने घर सब्जियां तोल कर लाया था। उसे विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तोलने लगा। जब सारी सब्जियों को तोल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो ही निकला। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे। मैं तुमसे अपने 2 गुने पैसे तो लूंगा ही, साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊंगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और सहमा सा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे 2 गुने चाहिए, साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर्जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाएगा। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास कोई वजन तोलने के बाट नहीं है। मैं सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी के दिए सामान से अपनी सब्जियां तोल कर लाया था।
इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है जो रोज न जाने कितनों को ठगता है और सेठ पर जुर्माना व जेल हो जाती है। इस कहानियों से सीख मिलती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू के पिता एक खेतीकर थे और उनकी माताजी घर की सारी सुविधाओं का ध्यान रखती थीं। रामू के पास कोई खास सामरिक योग्यता नहीं थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और जिद्दी था। उसका सपना था देश के सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक बनने का। रामू के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं। उसके परिवार को रोजगार और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रामू ने कभी निराश नहीं हुआ और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहा। उसने खुद को पढ़ाई में लगा दिया और दिन रात मेहनत की। एक दिन रामू को अपने अच्छे दोस्त नीरज से मिलने का मौका मिला। नीरज एक प्रमुख वैज्ञानिक का बेहद प्रशंसित छात्र था। वह दुनिया भर के वैज्ञानिक सम्मेलनों में शानदार प्रदर्शन कर रहा था। रामू ने नीरज की सफलता के बारे में सुनकर और उसकी प्रेरणा लेकर वह भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करने का मन बना लिया। रामू ने अपने गांव के स्कूल में उच्चतर पढ़ाई शुरू की। उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और अपने गुरुओं से प्रतिदिन नए नए ज्ञान का अभ्यास किया। वह रोजगार के लिए अपने परिवार की मदद भी करता था, लेकिन वह कभी अपनी मेहनत और सपनों को भूल नहीं पाया। देर साल रामू ने अच्छे अंक प्राप्त किए और विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त किया। वह अपने प्रोफेसरों के प्रेरणा से और अपनी जीवन की मेहनत से एक सफल वैज्ञानिक बनने का सपना देखने लगा। पढ़ाई के दौरान रामू को कई रुचिकर क्षेत्रों में रुचि होने लगी। उसने अपने अध्ययन केंद्रित करके कुछ नए और आविष्कारिक विषयों का अध्ययन किया। वह अपने विषय में विशेषज्ञ बनने की कोशिश करने लगा। उसने विश्वविद्यालय के लैब में अध्ययन किया और नए नए अनुभवों का आनंद लिया। आखिरकार रामू ने अपने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में अपनी परीक्षाएं पूरी कीं और अपनी अद्वितीय रिसर्च के आधार पर एक वैज्ञानिक पत्र लिखा। उसकी मेहनत और संघर्ष के फलस्वरूप उस पत्र ने विश्वविद्यालय के विज्ञान सम्मेलन में प्रदर्शन करने का और उसे एक प्रख्यात वैज्ञानिक बनने का और बढ़ाया। एक समय की बात है, एक छोटे शहर में एक लड़का नामकरण के साथ एथन नामक एक लड़का रहता था। वह मध्यम वर्ग के परिवार से था और एक सरल जीवन जीता था। उसके पीठवाई के मुकाबले एथन के पास कोई असाधारण कौशल या प्रतिभा नहीं थी। वह अक्सर अपने अध्ययन में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता था और रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करता था। हालांकि बाधाओं के बावजूद एथन के पास एक बेहद उम्दा जीवन की इच्छा थी। उसने अपने समुदाय में सफल लोगों को देखा और सोचा कि वे अपने आत्मविश्वास और सफलताओं के लिए कैसे प्रसन्न होते होंगे। एक दिन जब वह शहर के मेंट स्क्वायर से गुजर रहा था तो उसे एक पुस्तकालय मिली। रंगीन प्रदर्शन और ताजगी की खुशबू ने उसे खींच लिया। एथन पुस्तकों के शेल्व्स के बीच घूमता रहा, विभिन्न विषयों पर पुस्तकों को पढ़ता और खूबसूरत कवर्स की प्रशंसा करता रहा। इससे उसमें कुछ बातें जगमगाने लगीं। यह उसमें सीखने और विकास की गहरी इच्छा जागी, अपनी क्षमताओं को खोलने की और अपने जीवन को मायने देने की। उन किताबों में निहित कहानियों और ज्ञान से प्रेरित इंस्पायर्ड होकर एथन ने अपने जिंदगी को सुधरने की सफर शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पुस्तकालय में बेशुमार घंटे बिताए, कई तरह के विषयों पर साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने लगन से अध्ययन किया, अपने ज्ञान का विस्तार किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल का सम्मान किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एथन का समर्पण रंग लाने लगा। उसने जो कुछ भी सीखा उसे अपने जिंदगी में लागू करना शुरू किया। जो उसके रास्ते में आया उसे गले लगाया। अपने नए जानकारी और दृढ़ता के जरिए से उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव डालना शुरू कर दिया। लोगों ने उसके परिवर्तन को नोटिस करना शुरू किया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। एथन की कड़ी मेहनत को शहर के एक प्रमुख बिजनेसमैन ने अनदेखा नहीं किया। एथन के मजबूत प्रस्ताव और क्षमता से प्रभावित होकर बिजनेसमैन ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की। इस नए अवसर के साथ
एथन के जीवन में बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मोड़ आया। जैसे ही वह कंपनी में शामिल हुआ, एथन ने सीखना और बढ़ना जारी रखा। वह जल्दी से अपनी नई भूमिका के अनुकूल हो गया और संगठन के लिए एक अनमोल संपत्ति बन गया। ज्ञान के लिए उनकी भूख के साथ उनके समर्पण ने उन्हें आश्चर्यजनक एस्टॉनिशिंग गति से कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रेरित इंस्पायर्ड किया। साल बीतते गए और एथन ने खुद को प्रभाव और सफलता की स्थिति में पाया। उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण किया था। हालांकि वह अपनी विनम्र, पोलाइट शुरुआत और एक युवा लड़के के रूप में सामना किए गए संघर्षों को कभी नहीं भूले। जिस समुदाय ने उसका पालन पोषण किया था, उसे वापस देने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर एथन ने वंचित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप कार्यक्रम स्थापित किए। उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान की। एथन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। एक औसत लड़के से एक सफल व्यक्ति तक की उनकी सफर ने दृढ़ संकल्प की शक्ति और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया। शहर ने एथन को एक स्थानीय नायक के रूप में सम्मानित किया और उनकी विरासत उनके द्वारा छुआ जीवन के माध्यम से जीवित रही। उनकी कहानी एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कोई भी उनकी पृष्ठभूमि या प्रारंभिक सीमाओं की परवाह किए बिना बाधाओं को दूर कर सकता है और दृढ़ता, समर्पण और ज्ञान की प्यास के माध्यम से महानता प्राप्त कर सकता है। और इसलिए एथन की कहानी मानवीय भावना के लिए एक वसीयतनामा बन गई, हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में उकेरी गई जिन्होंने बेहतर जीवन का सपना देखने की हिम्मत की और इसे वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित हुए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्ते दोस्तों, हम हैं मोटिवेशनल स्टोरी इंडिया, एक बड़ी छोटी सी कहानी भक्तों की, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती थीं। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं पड़ रही हो, तो कभी जॉब में झगड़ा होता था बॉस से। उसे लगता था कि समस्या खत्म नहीं हो रही। जो कि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूं, इतनी पूजा पाठ करता हूं, जब करता हूं मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं, उसके आसपास के लोगों से कहते रहते, मोटिवेट करते रहते थे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतनी भगवान की भक्ति करते हो, कभी बुरा थोड़ी ना होगा। लेकिन उसे भगवान से दूरी से होने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आए तो भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठा था, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा, भगवान आज आपको सपने में आना है, दर्शन देने और मुझसे आपसे बात करनी है। आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है। संकट में विजय एक छोटे से गांव से था, जहां संभावनाएं कम थीं और गरीबी थी। विजय की माता पिता बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाने की कोशिश करते थे। विजय भी अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास पूरे दिन पढ़ने के लिए एक प्राथमिकता नहीं थी। उसे किसानी में मदद करनी पड़ती थी और वह अपने सपनों को पूरा करने से दूर था। एक दिन विजय को अपने गांव के बाहर स्थित एक शिक्षा केंद्र के बारे में पता चला। वह एक स्थानीय शिक्षक से मिलने गया और उसे अपने सपनों के बारे में बताया। शिक्षक ने विजय के सपनों को समझा और उसे प्रेरित किया। विजय, तुम अपने सपनों को हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने की जरूरत है। अगर तुम मेहनत करोगे, निरंतर पढ़ोगे और संघर्ष करोगे, तो इस संघर्ष का अंत अवश्य ही सफलता होगी। विजय ने शिक्षक के वचनों को मन में समाया और उसने तत्परता के साथ पढ़ाई की। वह रात दिन मेहनत करता और अपनी अवकाशों में भी अध्ययन करता रहता था। धीरे धीरे विजय की पढ़ाई में सुधार हुआ और वह बारीकियों में माहिर हो गया। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे एक सरकारी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करते रहे। अंततः विजय ने सरकारी परीक्षा में सफलता हासिल की और उसे एक अधिकारी की पद प्राप्त हुई। वह अब अपने सपनों को पूरा कर रहा था। कि कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें निरंतरता, मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। संघर्ष सच्ची सफलता का मार्गदर्शक होता है और हमारी मेहनत हमेशा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है।
जब हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं तो हम खुद को बेहद समर्पित और मजबूत महसूस करते हैं। आर्य एक बहुत ही समर्पित और मेहनती छात्र था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई में बहुत कठिनाइयां आ रही थीं। वह कई बार परीक्षाओं में असफल रह चुका था और उसे लगा कि उसके सपनों को पूरा करना असंभव है। एक दिन आर्य अपने प्रिय अध्यापक से मिलने गया और अपनी समस्या साझा की। अध्यापक ने आर्य को सामर्थ्य और संघर्ष के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आर्य, तुम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा और सदैव प्रयास करना होगा। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन हारों से सीखनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए मजबूत होनी चाहिए। आर्य ने अध्यापक के वचनों को मनन किया और नई ऊर्जा से पढ़ाई करना शुरू की। उसने नए पढ़ाई के तरीकों को अपनाया और समय प्रबंधन का ध्यान रखा। वह रेगुलरली पढ़ने, सवालों का समाधान करने और मॉक टेस्ट देने में समय बिताने लगा। धीरे धीरे आर्य की पढ़ाई में सुधार हुआ और उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार परिणाम प्राप्त किया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर रहा था कि हार और सफलता केवल मानसिक स्थिति है। यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में हारते हैं तो हमें घबराने की जगह सीखनी चाहिए। हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और नए तरीके आजमाने चाहिए। महत्वपूर्ण है कि हम समर्पित रहें, मेहनत करें और अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट आत्मविश्वास रखें। जब हम अपने सपनों के लिए प्रयास करते हैं तो हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाले युवा था जिसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही खेलने का शौकीन था और क्रिकेट में उत्साही था। उसका ख्वाब था कि एक दिन वह अपने देश के लिए क्रिकेट में महानता हासिल करेगा, परंतु उसके पास सिर्फ एक छोटी सी संगठनिक सुविधा थी और गांव के कम माध्यमों के कारण उसे अधिक विकास के अवसर नहीं मिले। राहुल के दिल में जीतने का जज्बा बहुत था। वह हर दिन उसी गांव के मैदान में सायंकाल तक मेहनत करता और स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर जाकर और भी अधिक बेहतरीन बनने के लिए तैयारी करता। वह खुद को हर दिन नए उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का अनवरत प्रयास करता था। एक दिन उसके मेहनत और संघर्ष का फल मिला। एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच उसका खेल देखने आए और उसे देखकर उसकी खासियत को पहचाना। वह उसे अपनी टीम में शामिल करने का निर्णय लिया। राहुल की खुशियां अपार थीं। वह अब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया था। उसके यहां आने से उसके गांव की संघर्षपूर्ण कहानी सारे देश में जानी जाने लगी। राहुल का मार्ग आगे भी आजीवन संघर्षपूर्ण रहा। वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके धैर्य, मेहनत और जीतने की इच्छा ने उसे सफलता की चोटी पर पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जीतने का जज्बा हमें असाध्य से भी असाध्य को समर्थन करने की शक्ति प्रदान करता है। हम यदि अपने लक्ष्यों के पीछे दृढ़ संकल्प से खड़े रहें और मेहनत के साथ संघर्ष करें तो सफलता अपने आप से पीछे नहीं रह सकती। राहुल की कहानी हमें यह दिखाती है कि कोई भी लक्ष्य समर्थ है जब तक हम उसे पूरी ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश बचपन से ही बड़े सपने देखता था। उसका सपना था एक दिन अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्हें गरीबी से मुक्त करना और अपने गांव के लोगों की मदद करना, परंतु उसके पास सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए एक छोटी सी जमीन और थोड़ी सी मशीनरी थी। रमेश के पिता उसे हमेशा सपनों को सच करने की प्रेरणा देते थे। वे उसे सिखाते थे कि असली महानता उसमें होती है जो सपनों के पीछे भागता है, कठिनाइयों का सामना करता है और हार नहीं मानता। रमेश के पास शुरुआत में कुछ विकल्प ही थे, परंतु उसने नहीं हारा। उसने कृषि में अच्छा प्रदर्शन किया और जमीन के साथ साथ एक छोटी सी दुकान भी खोली। वह अपने दुकान में विभिन्न सामान की बिक्री करता था और मेहनत से पैसे बचाता था। जब रमेश की मेहनत और संघर्ष की कहानी उसके गांव में फैलने लगी तो एक उद्यमी उसके दुकान की विस्तार की सलाह देने गांव आया। रमेश ने उसकी सलाह सुनी और अपने दुकान की विस्तार की योजना बनाई। धीरे धीरे रमेश के दुकान की छोटी सी दुकान एक बड़े सुपरमार्केट में बदल गई।
उसके संघर्ष से उसकी दुकान चलने लगी और उसके पास अब अधिक पैसे के साथ साथ अधिक समय भी था। रमेश ने अपने सपने को बड़ी मेहनत से साकार किया। उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद की, उन्हें रोजगार दिया और उन्हें समृद्धि की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उसके सपने का परिणाम था कि उसके गांव में गरीबी का स्तर काफी कम हो गया था और लोग खुश और समृद्ध रहने लगे थे। रमेश की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सपनों के पीछे भागते हुए हमें हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं, परंतु उनसे डरने वाले हमेशा सफलता से दूर रहते हैं। हमें अपने सपनों के प्रति प्रत्याशा रखनी चाहिए और मेहनत के साथ उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। रमेश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सपने साकार करने में हमें सफलता मिलती है। एक समय की बात है, एक रवि नाम का युवा अपने शहर में रहता था। रवि एक अच्छे खिलाड़ी था और विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा को साबित करने में सक्षम था। उसका सपना था एक दिन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनना, परंतु उसके पास कोई संगठनिक समर्थन नहीं था और उसे अपने खेल को बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन भी नहीं थे। रवि के माता पिता उसे हमेशा सफलता के लिए संकल्पित रहने की प्रेरणा देते थे। वे उसे सिखाते थे कि सफलता के लिए एक दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। उन्होंने उसे कहा, रवि, तुम्हारे पास संसाधन न हो, परंतु तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तुम अपने खेल में प्रशासनिक समर्थन से वंचित हो सकते हो, परंतु अपने मन में अच्छे खिलाड़ी बनने का दृढ़ संकल्प रखो और उसके लिए कड़ी मेहनत करो। रवि ने अपने माता पिता के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके संदेश को अपने दिल में समाहित किया। वह निरंतर मेहनत करने लगा, समय के साथ अपने खेल को सुधारता गया और स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। रवि के प्रयासों को देखते हुए उसके साथी खिलाड़ियों ने उसे एक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रवि ने इस अवसर का सार्थक उपयोग किया और उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। रवि की नहीं, सिर्फ एक बार पंछियों का राजा अपने दल के साथ भोजन की खोज में एक जंगल में गया। राजा ने पंछियों को आदेश दिया, जाओ और जाकर दाने और बीज ढूंढो, मिले तो बताना, सब मिलकर खाएंगे। सभी पक्षी दानों की तलाश में उधर निकल पड़े। उड़ते उड़ते एक चिड़िया उस सड़क पर आ गई जहां से गाड़ियों में लदकर अनाज जाता था। उसने सड़क पर अनाज बिखरा देखा। उसने सोचा कि वह राजा को इस जगह के बारे में नहीं बताएगी, पर किसी और चिड़िया ने इधर आकर यह अनाज देख लिया तो ठीक है, बता भी दूंगी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचने दूंगी। वह वापस अपने राजा के पास पहुंच गई। उसने वहां जाकर बताया कि राजमार्ग पर अनाज के ढेरों दाने पड़े हैं, लेकिन वहां खतरा बहुत है। तब राजा ने कहा कि कोई भी वहां न जाए। इस तरह सब पक्षियों ने राजा की बात मान ली। वह चिड़िया चुपचाप अकेली ही राजमार्ग की ओर उड़ चली और जाकर दाने चुगने लगी। अभी कुछ ही देर बीती कि उसने देखा एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। चिड़िया ने सोचा, गाड़ी तो अभी दूर है, क्यों ना दो चार दाने और चुग लूं। देखते देखते गाड़ी चिड़िया के ऊपर से गुजर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर शाम को राजा ने देखा कि वह चिड़िया नहीं आई है, तो उसने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। वे सब ढूंढते ढूंढते राजमार्ग पर पहुंच गए। वहां देखा तो वह चिड़िया मरी पड़ी थी। राजा ने कहा, इसने हम सबको तो मना किया था, किंतु लालचवश वह अपने को नहीं रोक पाई और प्राणों से हाथ धो बैठी। अत्यधिक लाभ का फल कभी कभी प्राणघातक भी हो सकता है। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने देश परदेश व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा नगर सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात तो सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है।
पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुतेरा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु आए तो देखते क्या है, वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। यह पति पत्नी की कहानी आपको पसंद आएगी। पति हर रोज की तरह अपने काम की तलाश में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरे घर में होने वाले खर्च में संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए वह हर रोज की तरह ही काम की तलाश में जाता है। वह जानता है कि वह बहुत ही करीब है और उसकी पत्नी इस बारे में कभी भी उससे बात नहीं करती है कि वह गरीब है, लेकिन फिर भी वह इस बात को समझता है कि हमारी जरूरत है धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरे पास काम का होना बहुत ही जरूरी है। वह काम की तलाश में काफी दूर तक चला जाता है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए उसे कोई काम भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसके घर में परेशानियां भी आ रही थीं। उसके घर में खाने की समस्या धीरे धीरे बढ़ गई थी। वह एक दुकान के पास जाता है। वहां पर लिखा होता है कि उन्हें एक मदद करने वाले की जरूरत है, शायद उसे यह काम मिल सकता है। वह आदमी उस दुकान पर जाकर मालिक से बात करता है कि मुझे काम की तलाश है, अगर आप मुझे काम दे सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। दुकान का मालिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मैं अधिक सैलरी नहीं दे सकता है। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि मेरी दुकान अभी भी इतनी नहीं चल रही है कि मैं तुम्हें अधिक वेतन दे सकूं। वह आदमी कहता है कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी दुकान अभी नहीं चल रही है, लेकिन मुझे भी काम की तलाश है। मेरे पास भी कोई काम नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। उस दिन उस आदमी को काम मिल जाता है। भले ही उसे बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसके लिए सही होगा, क्योंकि बहुत दिनों से वह घर में खाली बैठा हुआ था और उसके पास कोई काम नहीं था। वह घर जाता है और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। जब पत्नी को यह पता चलता है कि पति को भले ही कम वेतन पर काम मिल गया है, लेकिन वह अब खाली नहीं होंगे, तो शायद इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। पत्नी कहती है कि जो भी काम मिल रहा है वह ठीक ही है। भले ही हमें कम वेतन मिल रहा है, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन कम से कम हम उसमें समस्याओं से दूर हो सकते हैं जो हमारे घर में आई हुई है। हमें भूखा रहना पड़ रहा है, वह कम हो जाएगा, और शायद हमारा जीवन जो कि बहुत ही मुश्किल में चल रहा है, यह भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह आदमी खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती है। वह कम में भी घर को चलाना जानती है। वह एक समझदार पत्नी है। इस बारे में उसे बहुत खुशी होती है कि शायद समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। वह पति अगले दिन से काम पर चला जाता है और धीरे धीरे वह काम को सीखने लगता है। उसे समझ में आ जाता है, जिंदगी में अगर हमें कुछ भी करना है तो हमारे पास एक काम होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास काम नहीं होता है, हम अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस बात को भी समझता है कि वह बहुत गरीब है और वह अधिक धन नहीं कमा सकता, लेकिन फिर भी वह इस बारे में सोचना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि मेरे पास जो काम आज है, मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ। वह आदमी धीरे धीरे काम को सीख रहा था और वह किताबों की दुकान में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसे अब ज्ञान हो गया था। धीरे धीरे वह समझ गया था कि वह भी अपनी एक दुकान खोल सकता है। कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे अपना धन जोड़ना शुरू किया और एक दुकान उसने खोल ली, जिससे कि वह उसमें तरक्की कर सकता था।
कुछ समय बाद ही वह धीरे धीरे तरक्की कर गया था और अपनी दुकान पर बहुत अच्छी कमाई कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भले ही वह जब शुरुआत कर रहा था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। इस बात को भी समझता है कि उसने बहुत साल ऐसे ही बिता दिए जिसमें उसने बहुत ही कम खाया है और अपने घर को चलाने के लिए उसने जितना जोड़ने की कोशिश की है वे इस बात को अच्छी तरह समझता है। उसकी पत्नी भी इस बारे में जानती है कि उन्होंने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याएं आई थीं। लेकिन जीवन में समस्याओं से घबराकर हमें बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि हमें जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर यह बात आप समझ सकते हैं तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि एक पत्नी ने अपने पति का साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया है। वह जानती थी कि उनके पास समस्याएं बहुत अधिक हैं। उनके पास धन भी इतना नहीं है जिससे कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वह इस बात को समझती है कि हमें जो करना है वह बहुत ही समझदारी के साथ करना होता है। करण एक बहुत होशियार लड़का था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने, तो फिर क्या था, उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया और पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। समस्या यह थी कि उससे इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह कभी यह नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। वह बस अपनी उस योजना को पकड़ के रखना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको तो इंजीनियर ही बनना था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया था कि वह इस फील्ड में एक अच्छी नौकरी ले सके। इंजीनियरिंग के बाद 3-4 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बार उसे उसके कॉलेज का एक दोस्त दिखा। विमल को देखते ही करण उससे बात करने के लिए पहुंचा। करण बोला, अरे विमल, कैसे हो? बड़े दिनों बाद। विमल बोला, ठीक हूं। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना ही कम हो गया है। करण बोला, और आजकल क्या कर रहे हो? विमल बोला, मैंने अपना खुद का काम खोला है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और वह बहुत अच्छी चल रही है। यह सुनकर करण हैरान सा रह गया, क्योंकि विमल भी उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और वह भी उसी की तरह सोचता था कि वह इंजीनियर बनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी फील्ड चेंज कैसे कर ली। करण बोला, पर तू तो कह रहा था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, फिर तूने अपनी योजना कैसे बदल ली? विमल बोला, हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस हिसाब से खुद को ढाल सके। कब तक एक चीज को पकड़ कर रखेंगे? इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ही काम खोल लेता हूं। करण और विमल में और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद विमल वहां से चला गया। करण सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो एक चीज को पकड़कर अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहा। दूसरी तरफ विमल कितना समझदार है, उसने वक्त रहते कोई दूसरा काम पकड़ लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूं जिसमें मैं जा सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजना को लेकर ही चलते रहते हैं। इस योजना ने तो मेरी जिंदगी को ही दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। विमल का करण से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करेगा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमारे सोचे गए परिणाम जब हमें नहीं मिलते तो हमारे लिए यह जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फ्लैक्सिबल होना सीखो। जिस प्रकार शरीर को फ्लैक्सिबल होने के लिए व्यायाम की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की उन योजनाओं को पकड़कर मत रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती है। करण की तरह आप भी समझे और फ्लैक्सिबल बने। अमन नाम का एक लड़का था जो कि बहुत कम बातें किया करता था। सभी को यही लगता था कि कम बात करना उसका स्वभाव है। कुछ हद तक यह उसका स्वभाव भी था, लेकिन असल में उसके कम बात करने का कारण यह था कि वह ज्यादा लोगों से मेल झोल नहीं रख पाता था। इसी कारण वह खुद ही लोगों से दूर होने लगा था।
उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे उत्साहित करता था। धीरे धीरे सभी लोग उसकी जिंदगी से जाते रहे और वह अकेला सा पड़ गया। अब उसका काम से भी मन हटने लगा। वह जितना भी काम करता, ऐसा लगता कि उसके लिए एक मजबूरी है। वह बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ नया सीखने की। उसे गाने सुनना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उसका यह शौक भी कम हो गया। उसे चारों तरफ निराशा दिखती थी। दुनिया की कोई भी चीज उसे उत्साहित नहीं कर पा रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि यह सब उसको नॉर्मल लग रहा था। उसे लग रहा था मैं नॉर्मली ही ऐसा हूं, लेकिन असल में वह तनाव में था, और ऐसा तनाव जो आसपास वालों को दिखाई नहीं दे रहा था। अमन के मामा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़े होते ही दोनों में एक अंतर आ चुका था। कई साल बाद जब उसके मामा उससे मिले, तब उन्होंने यह महसूस किया कि अमन तो बहुत निराशा में रहता है, और इसका हमेशा निराशा में रहना कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस विषय में अमन से बात करूं। मामा और अमन की बातचीत। मामा अमन के पास पहुंचे और बोले, अमन क्या हुआ, आजकल निराश रहने लगे हो? ज्यादा मुझसे बातचीत भी नहीं करते, बचपन में तो कितना बात किया करते थे। अमन बोला, मामा वह तो बचपन की बात थी, बड़े होते होते इंसान का स्वभाव बदलता है। मेरा स्वभाव अब चुप रहने का हो गया है। मामा बोले, क्या तुम्हारी चुप्पी में शांति है? अमन बोला, नहीं, शांति तो बिल्कुल नहीं है, पर अब कोई काम करने का मन नहीं करता, किसी से बातचीत करने का भी मन नहीं करता। अब मैं ऐसा ही हो गया हूं। मामा बोले, यह तो बड़ी गंभीर बात है। अमन, तुम इसे इतनी आसानी से कैसे कह रहे हो? अमन बोला, बात क्या गंभीर है, जिंदगी इतनी गंभीर है तो मुझे ऐसा तो बनना ही था। मामा बोले, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हर वक्त ही निराश रहते हो? हर वक्त कोई निराश नहीं रह सकता। अमन बोला, मैं तो कई सालों से निराश हूं। जो कुछ भी जीवन में घटता है कभी किसी को नहीं बताता, बताने का मन ही नहीं करता, बताने का फायदा भी क्या है? मामा बोले, अमन एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? अमन बोला, हाँ कहिए। मामा बोले, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूं, तुम उन्हें दिखा लो, मुझे लगता है तुम्हें डिप्रेशन हो गया है। अमन बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मैं बीमार थोड़ी ही हूं, जो डॉक्टर को दिखा लूं, निराशा तो मेरे लिए सामान्य बात है। मामा बोले, देखो अमन, तुम अपनी निराशा को हल्के में मत लो, तुम बीमार नहीं हो, मुझे पता है, लेकिन कुछ बीमारियां मानसिक भी होती हैं। तुम मेरी बात मानो, तुम डॉक्टर के पास चलो। मामा के बहुत समझाने के बाद अमन उनके साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। एक खाली कमरा था जिसमें 2 कुर्सियां लगी हुई थीं। एक तरफ अमन बैठा और दूसरी तरफ डॉक्टर। डॉक्टर बोले, अमन, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम साफ साफ बताना। अमन बोला, जी बिल्कुल, मैं ठीक हूं, तो मुझे घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर बोले, अमन ये बताओ, तुम्हारे जीवन में कुछ तनाव है? अमन बोला, मैं इसे तनाव तो नहीं कह सकता, पर मैं हमेशा निराश रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता किसी भी काम को करने में। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता कि मैं किसी से मिलूं या बात करूं। मुझे बस अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेले में भी मैं बहुत परेशान रहता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं अकेले रहता हूं। डॉक्टर बोले, अमन तुम्हें तनाव है, सबसे पहले इस बात को मानो, गहरी निराशा तनाव का एक कारण होता है। जिसे यह निराशा लग जाती है, फिर वह अपने जीवन से ऊबने लगता है। तुम भी अपने जीवन से ऊब गए हो। तुम्हें जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं मिला जो तुमने चाहा था, या फिर तुम एफर्ट करते करते थक गए हो और इस थकान के कारण ऐसी जिंदगी जी रहे हो। हां, अमन तुम्हें तनाव है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो अपनी बातों को दूसरों से शेयर करना सीखो, अपने मन में मत रखो और लोगों से मिलना जुलना सीखो। अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व करो, इन्हीं चीजों से तुम अपना तनाव कम कर पाओगे। बाकी अगर दवाइयों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वो दूंगा। अमन बोला, हां डॉक्टर साहब, आप ठीक ही कह रहे हो, मुझे खुद को बदलना चाहिए। मैं खुद को बदल नहीं पाता, इसलिए तनाव में रहता हूं। जीवन के 4-5 साल ऐसे ही निराशा में गुजरे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरे लिए अब कुछ बचा ही नहीं।
लेकिन आज आपने मुझे समझा दिया है। मैं आज से ही कोशिश करूंगा कि खुद को बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व कर पाऊं। अमन ने डॉक्टर की सलाह मानी और धीरे धीरे से तनाव से बाहर निकलना। कहानी के नायक हैं बंशीधर, जो एक सरकारी अधिकारी हैं और उन्हें नमक का दरोगा बना दिया जाता है। वह ईमानदार हैं, लेकिन उनका स्थान और स्थिति उन्हें बुरी परिस्थितियों में डाल देती है। बंशीधर को एक बड़े नमक के गोदाम में जिम्मेदारी दी जाती है, जहां उन्हें नमक की तौल और उसकी गुणवत्ता की जांच करनी होती है। बंशीधर का मुख्य कर्तव्य है नमक की चोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि गोदाम में नमक सही तरीके से तौल और वितरित हो। हालांकि इस काम में उन्हें अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब बंशीधर अपने कर्तव्यों के पालन में कुछ गलती करते हैं और अंत में उनकी ईमानदारी उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। उनका संघर्ष और अंत में जो कुछ भी घटित होता है वह भ्रष्टाचार और प्रशासनिक प्रणाली की विफलताओं की एक स्पष्ट छवि पेश करता है। बंशीधर की भूमिका एक व्यक्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक सामान्य कर्मचारी होते हुए भी अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। उनकी ईमानदारी उन्हें समाज के भ्रष्टाचार और अनैतिकता से जूझने के लिए मजबूर करती है। उनकी आदर्शवादी सोच और कर्तव्य के प्रति समर्पण उसे अव्यावहारिक और स्थितियों के अनुरूप नहीं मानते। उनकी यह ईमानदारी अंततः उन्हें उनके अपने ही विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से आलोचना का कारण बनाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जो न केवल सरकार के छोटे कर्मचारियों बल्कि उच्च अधिकारियों और बड़े व्यावसायिक संस्थानों में भी फैल चुका है। कहानी में यह दिखाया गया है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को भी अच्छे तरीके से चित्रित किया है। बंशीधर, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी है, उसे अपनी स्थिति का लाभ उठाने के बजाय अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करता है। उसे समाज में उच्च वर्ग के दबावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता। बंशीधर की स्थिति यह दर्शाती है कि कैसे आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हर स्तर पर जटिलताएं पैदा करती हैं और किस प्रकार का तनाव गरीबों और छोटे कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था में उत्पन्न होता है। कहानी में बंशीधर की ईमानदारी एक विशेष महत्वपूर्ण पहलू है। वह एक आदर्श अधिकारी होते हुए भी अपनी ईमानदारी की वजह से कई मुश्किलों में फंस जाते हैं। प्रेमचंद ने इस चरित्र के माध्यम से यह संदेश दिया है कि समाज में ईमानदारी की कीमत बहुत अधिक होती है, खासकर जब एक व्यक्ति भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनता है। बंशीधर की ईमानदारी के बावजूद वह अपनी नौकरी को खो देता है और उसकी संघर्षों का यह दिखावा करता है कि कभी-कभी ईमानदार व्यक्ति का संघर्ष उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। यह कहानी समाज के लिए एक कड़ा संदेश देती है कि एक आदर्श व्यक्ति की कीमत क्या होती है और क्यों ईमानदारी को सराहा नहीं जाता। नमक का दरोगा केवल एक सरकारी कर्मचारी के संघर्ष को नहीं दर्शाता, बल्कि यह पूरी भारतीय व्यवस्था की आलोचना करता है। प्रेमचंद ने भ्रष्टाचार की परतों को उकेरते हुए यह दिखाया कि एक छोटा सा कर्मचारी अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है, तो उसे न केवल अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि वह समाज से भी बाहर हो जाता है। कहानी में बंशीधर को जो दबाव महसूस होता है, वह भी सरकारी भ्रष्टाचार का परिणाम है। कहानी में सभी पात्रों की सोच भ्रष्टाचार और स्वार्थ से भरी हुई है, जो दर्शाता है कि एक आदर्श व्यक्ति के लिए व्यवस्था में कोई जगह नहीं होती। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि भ्रष्टाचार और समाज में व्याप्त अनैतिकता के खिलाफ संघर्ष करना बहुत कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे अकेले ही लड़ना पड़ता है और बहुत बार उसे अपने आदर्शों को लेकर नुकसान उठाना पड़ता है। नमक का दरोगा यह दिखाता है कि कैसे भ्रष्ट व्यवस्था में एक ईमानदार व्यक्ति की आवाज दब जाती है। प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता पर आधारित है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि भारतीय समाज में सिर्फ दिखावा
और राजनीति का प्रभाव होता है, और केवल वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे ढोंग से निभाते हैं। मनोज एक हंसमुख और जिज्ञासु लड़का था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर रोज शाम ढलते ही वह छत पर जाकर रंगीन पतंगों को आसमान में नाचता हुआ देखता। एक दिन उसके पिताजी उसे बाजार से एक खूबसूरत लाल रंग की पतंग लाकर दिए। मनोज खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत छत पर दौड़ लगाई और पतंग को हवा में उड़ाने की कोशिश की, परंतु हवा कमजोर थी और पतंग जमीन से कुछ ही ऊपर उठी और फिर वापस आ गिरी। मनोज ने हार नहीं मानी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार पतंग जमीन पर आ गिरी। निराश होकर वह छत के कोने में जाकर बैठ गया। आंसू भरी आंखों से उसने आसमान की ओर देखा, जहां ऊंची ऊंची इमारतों को छूती हुई दूसरी पतंगें लहरा रही थीं। मनोज को लगा कि उसकी पतंग कमजोर है, इसीलिए वह नहीं उड़ पा रही है। उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आई। यह उसके पिताजी थे। पिताजी ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, पतंग क्यों नहीं उड़ रही? मनोज ने निराश होकर बताया कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पतंग जमीन से ऊपर नहीं जा पा रही है। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पतंग उड़ने के लिए सिर्फ मजबूत धागा और अच्छी पतंग ही काफी नहीं होती, हवा की जरूरत भी होती है। मनोज को उनकी बात समझ में आ गई। उसने पूछा, तो क्या अब मैं इसे उड़ा नहीं सकता? पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ा इंतजार कर, अभी हवा कमजोर है। जब तेज हवा चलेगी तब हम फिर कोशिश करेंगे। शाम ढलने के कुछ देर बाद हवा में थोड़ी तेज गति आई। पिताजी ने मनोज को पतंग पकड़ा दी और कहा, अब कोशिश कर। मनोज ने पतंग को हवा में छोड़ा। इस बार हवा ने पतंग को सहारा दिया और वह ऊपर उठने लगी। थोड़ी देर में वह ऊंची इमारतों के बराबर पहुंच गई। मनोज खुशी से चिल्ला उठा। उसका चेहरा हवा से लहराते हुए पतंग की तरह चमक रहा था। उस दिन मनोज ने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ तैयारी काफी नहीं होती, बल्कि सही समय और अवसर का भी इंतजार करना होता है। कभी भी असफलता से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत और तैयारी ही काफी नहीं होती, बल्कि सही समय और अवसर का इंतजार भी जरूरी है। असफलता से कभी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी सफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों का भी अनुकूल होना जरूरी होता है। राहुल हमेशा सोचता था कि उसे बिना मेहनत के एक बड़ी नौकरी मिल जाएगी। वह अपने दोस्तों से कहता कि एक दिन वह बड़ी गाड़ी में घूमेगा और आलीशान बंगले में रहेगा, लेकिन जब उसने कोई तैयारी नहीं की तो न ही उसे नौकरी मिली और न ही उसका सपना पूरा हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपनों के महल बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। अमन को क्रिकेटर बनने का शौक था। वह अपने दोस्तों से कहता कि एक दिन वह भारतीय टीम में खेलेगा, लेकिन जब अभ्यास का समय आता तो वह सिर्फ टीवी पर मैच देखने में ही व्यस्त रहता। कुछ सालों बाद जब उसके दोस्त स्टेट लेवल पर खेलने लगे, तब उसे समझ आया कि सिर्फ सपनों के महल बनाने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। सिया हमेशा अपनी सहेलियों से कहती कि वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बनेगी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे सोशल मीडिया पर समय बिताना पसंद था। परीक्षा के दिन जब उसके नंबर बहुत कम आए तो उसकी सहेली ने कहा, सिर्फ सपनों के महल बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। विकास अपने गांव में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना देखता था। वह रोज सोचता कि कैसे वह करोड़ों कमाएगा, लेकिन उसने न तो कोई योजना बनाई और न ही किसी काम की शुरुआत की। धीरे धीरे उसके दोस्त अपने अपने काम में आगे बढ़ गए और वह खाली हाथ रह गया। तब उसे समझ आया कि उसने बस सपनों के महल बनाए थे, असली काम कुछ नहीं किया। किशोर हर दिन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को सुपरस्टार समझता था। उसे लगता था कि बिना किसी ट्रेनिंग और मेहनत के वह एक दिन बॉलीवुड में पहुंच जाएगा, लेकिन जब उसने किसी ऑडिशन में भाग नहीं लिया और कोई तैयारी नहीं की तो वह कभी सफलता नहीं पा सका। तब उसे एहसास हुआ कि उसने केवल सपनों के महल बनाए थे। मोहन हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी किस्मत चमकेगी और वह करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसने कभी कोई मेहनत नहीं की, कोई नया कौशल नहीं सीखा। सालों बाद जब उसके दोस्त अपनी मेहनत से सफल हो गए, तब उसे समझ आया कि सिर्फ सपनों के महल बनाने से कुछ नहीं मिलता,
अंकित को संगीत से बहुत प्यार था और वह सोचता था कि एक दिन वह देश का सबसे बड़ा गायक बनेगा। लेकिन उसने कभी रियाज नहीं किया, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। धीरे धीरे उसके दोस्त म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए और वह वहीं का वहीं रह गया। तब उसे समझ आया कि वह बस सपनों के महल बना रहा था। प्रीति को हमेशा लगता था कि वह एक दिन अमेरिका या कनाडा जाकर आलीशान जिंदगी जिएगी, लेकिन उसने न तो अंग्रेजी सीखी और न ही वीजा प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। जब उसके दोस्त विदेश चले गए और वह वहीं रह गई, तब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ सपनों के महल बनाए थे, हकीकत में कुछ नहीं किया। अर्जुन हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक बनेगा, लेकिन जब सुबह दौड़ने का समय आता तो वह बिस्तर में ही पड़ा रहता। धीरे धीरे उसके दोस्त प्रतियोगिताओं में जीतने लगे और अर्जुन को समझ आया कि सिर्फ सपनों के महल बनाने। एक गांव में बहुत गरीब लड़का रहता था। वह अपने खाने पीने के लिए प्रतिदिन घर घर जाकर कोई न कोई सामान बेचकर गुजारा करता था और कभी कभी ऐसा समय भी होता था कि उसे भूखा ही सोना पड़ जाता था। एक बार उस लड़के को बहुत जोर की भूख लगी। उस वक्त तक किसी ने भी उसका कोई भी सामान नहीं खरीदा था। आखिर में उसने एक निर्णय किया कि वह अब जिस किसी के भी घर में सामान बेचने के लिए जाएगा, वहीं से अपने लिए खाने पीने के लिए जरूर मांगेगा। यह सोचकर उस गरीब लड़के ने जाकर एक घर में दरवाजा खटखटाया। तभी उसने देखा कि दरवाजे में से एक व्यक्ति आया, जिसे देखकर वह एकदम घबरा गया और इसी घबराहट की वजह से उसने भोजन के बदले पानी की मांग की। लेकिन उस व्यक्ति ने अंदाजा लगा लिया कि वह गरीब लड़का भूखा है। तब उस व्यक्ति ने उसे बैठाकर शांति से भोजन कराया। भोजन करने के बाद गरीब लड़के ने उनका नाम पूछा और साथ ही भोजन के लिए पैसे देने लगा। तब भोजन कराने वाले व्यक्ति ने अपना नाम बताया और कहा कि पैसे किस बात के दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि किसी पर भी उपकार करो तो उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। उस गरीब लड़के ने धन्यवाद देकर वहां से निकल गया और उस लड्डेचके का भगवान पर विश्वास और बढ़ गया। काफी समय बाद वह गरीब लड़का अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ लिखकर अपने गांव का एक बड़ा डॉक्टर बन गया और उसके चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव वासियों की मदद से उसे हॉस्पिटल लाया गया। जैसे डॉक्टर ने उसका नाम सुना, उसने तुरंत अपने केबिन से निकलकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत शहर के सभी बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टरों को अपने गांव में बुला लिया और उसका इलाज किया। डॉक्टर ने हॉस्पिटल और दवाइयों का पूरा बिल भुगतान करने के पश्चात बिल के एक खाली जगह में कुछ लिखकर बुजुर्ग व्यक्ति के पास भिजवा दिया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने बिल की ओर देखा तो वह एक बार घबरा गया कि जरूर हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आया होगा, जिसका भुगतान शायद वह जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बिल के पीछे की ओर देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि बचपन के समय में भोजन कराने के बदले हॉस्पिटल का बिल का भुगतान किया जा चुका है, जिसके नीचे डॉक्टर का नाम और सिग्नेचर किए हुए थे। उस नोट को पीछने के पश्चात बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और अपने मन में भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपके घर देर है पर अंधेर नहीं। एक बार एक महावत जंगल से एक हाथी के बच्चे को पकड़कर लाता है तथा उसे एक सिक्कर से पेड़ में बांध देता है। वह हाथी का बच्चा उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। उसके गर्दन में घाव हो जाता है, खून निकल आता है, परंतु वह उस सिक्कर को नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे वह हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है और महावत उसे एक पतली रस्सी से पेड़ में बांध देता है। सोचने वाली बात तो यह है कि हाथी उस पतली रस्सी को भी तोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी होती है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं पर मैं इसे तोड़ नहीं सकता। परंतु यदि वह एक बार और प्रयास करता तो उस रस्सी को अवश्य ही तोड़ देता। वह रस्सी ही नहीं बल्कि पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक सकता था और उस बंधन से आजाद हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इंसान जो कुछ भी चाहे उसे पा सकता है, परंतु बस उसे अपने आप भरोसा होना चाहिए
और अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। एक समय की बात है, खरगोश जंगल में घूम रहा होता है और एक कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी होती है। अचानक कुत्ते की नजर खरगोश पर पड़ती है और वह खरगोश को खाने के लिए दौड़ता है। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता है। खरगोश और तेज भागता है, कुत्ता भी तेज दौड़ने लगता है। काफी समय तक भागने के बाद खरगोश दौड़ते दौड़ते जाकर एक बिल में घुस जाता है और कुत्ता उस बिल के पास आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद खरगोश बिल से बाहर देखता है तो कुत्ता हाँफ रहा होता है। खरगोश को देखकर कुत्ता उससे कहता है, मैं शरीर में तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ताकतवर भी हूं, तुझसे तेज दौड़ भी सकता हूं, मगर तू मुझे यह बता कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश जवाब देते हुए कहता है, तुम केवल अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मैं जीत गया और तुम हार गए। हमारी जीत होगी या हार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस काम को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं। राहुल अभी जो कि इस साल 12वीं क्लास में पहुंचा था, पहले के क्लास को आसानी से पास करते हुए इंटर में आ गया था। अब उसे लगने लगा था, चलो अब इस साल भी आसानी से परीक्षा के समय PRH कर पास हो जाएगा, और ऐसा सोचकर हर पढ़ाई में कम ध्यान लगाता था। ज्यादा समय खेलकूद, दोस्तों के साथ मस्ती में ही बीतता था, जिससे उसके घर वाले भी पढ़ने के लिए बार बार समझाते थे। लेकिन राहुल वह अक्सर यही बात बोलता था कि वह घर पर भी कल से पक्का पढ़ाई शुरू कर देगा। लेकिन ऐसे कहते हुए न जाने कितने कल बीत गए, लेकिन राहुल के कल की पढ़ाई का दिन आता ही नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, जिससे उसके माता पिता अब बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए काफी दूर चले गए, जहां पर उन्हें एकांत स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा मिला, जिसे देखकर राहुल और उसके दोस्त उस व्यक्ति के पास गए और उनके बारे में पूछने लगे। तो उस व्यक्ति ने राहुल से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? तो राहुल बोला, मैं तो पढ़ता हूं, आप क्या करते हैं बाबा? जिस पर उसके दोस्तों ने कहा, राहुल तो पढ़ता तो है, लेकिन कल से पियारेगा ऐसा भी बोलता है। तो बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को आज मैं अपने बारे में आप बीती सुनाता हूं। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जब वह छोटा था तो तुम लोगों की तरह उसकी भी जिंदगी खुशहाल था, लेकिन आज के समय में वह समय का मारा हुआ है। किसी जमाने में उसके पास भी खूब अच्छी नौकरी हुआ करता था, हर महीने तनख्वाह मिलता था, अपने सारे शौक भी खूब पूरा किया करता था। इस दौरान उसे कई कंपनी में जॉब के लिए ऑफर भी आए, लेकिन वह सोचता, चलो यहां तो अच्छा खासा जिंदगी कट रही है, तो फिर दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत। ऐसा सोचते हुए मिले हुए अवसरों को आने वाले समय में जाएगा कहकर टाल दिया करता था। समय बीतता गया, किसी कारणवश वह कंपनी बंद हो गई, जिससे सभी लोग समय रहते दूसरा काम भी ढूंढ लिया। लेकिन वह व्यक्ति यही सोचता, चलो अभी तो उसके पास पैसे हैं, कुछ समय बाद तो दूसरा काम ढूंढ ही लेगा। ऐसा सोचकर अपने जीवन को मजे से गुजार रहा था। लेकिन सबको पता है कि अगर बैठकर खाने से रखे पैसे भी जल्दी ही खत्म होने लगते हैं। वो ठीक ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। अब उसके पास नाम मात्र के कुछ पैसे ही रह गए थे। फिर वह काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तो अंत में उसने अपने गांव में जाने के फैसला किया, और फिर गांव में आकर वह किसी काम भी नहीं रहा। अब तो उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। हर समय बीते हुए कल को याद करते हुए गुजारता रहता, लेकिन अब पछताने से भी क्या होता। जब जीवन का समय एक बार निकल जाता है तो वह फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। यही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ था, और आज इस हालात में पहुंच गया है कि अब उसे कोई पूछता तक नहीं है। जिसे राहुल और उसके दोस्तों ने सारी बातें जानने के बाद वे सभी सोचते ही रह गए। फिर वह व्यक्ति बोला, देखो राहुल, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय है, इसलिए कल करने के बजाय आज अभी से पियारने पर ध्यान दो। जो भी सपने देखते हो उसे कल पर नहीं टालना, बल्कि आज से उसे पूरा करना है। इस पर लग जाओ, फिर देखना आने वाला तुम्हारा सबसे बेहतर साबित हो सकता है। अब राहुल को सारी बातें समझ आ गई थी। अब उसने तुरंत वही खुद से प्रण किया कि वह अब कभी भी कोई भी कार्य कल पर टालने के बजाय आज और अभी से उसे पूरा करने में लगा देगा। और इस तरह राहुल को आज अपने जीवन के बहुमूल्य समय का पता चल गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं
वे अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टालते हैं और टालने की आदत एक उनका नियमित व्यवहार बन जाता है, जिसे आगे चलकर उन्हें ही अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक समय के बहुमूल्य अवसर का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने कार्यों को कल पर टालने के बजाय तुरंत और आज से ही शुरू कर देना सबसे बेहतर माना जाता है।